बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें, आमीन। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FAC बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024। और स्टूडेंट्स, आज हम 2017 का सप्ली का फर्स्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पिछले जो है वीडियोस उसमें हमने सेक्शन बी और सी को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन डी। तो स्टूडेंट्स चलें स्टार्ट करते हैं। सेक्शन डी, हाउ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द कैथोड रेज एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमिन्ड बाय J.J. थॉमसन एक्सपेरिमेंट एंड मिल्टन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी यहाँ से अब आपको पता चल गया कि ये पूरे के पूरे दो एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने आपसे पूछ ली हैं। चार्ज टू मास रेशियो फॉर कैथोड रेज, ठीक है, तो ये जो है J.J. थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया गया था। तो इसके लिए मैं आपको जो है वो प्रॉपर्ली एक हेल्पिंग वीडियो सेंड करूँगी अलग से, ठीक है, वो उसको आपने पूरा देखना है। और फिर जब मैं PDF आपको इस पेपर का सेंड करूँगी तो उसमें तो ऑब्वियसली जो है वो पूरा का पूरा रिटर्न लिखा होगा कि आपने इसको दोनों एक्सपेरिमेंट्स को किस तरह से अटैम्प्ट करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, गिव 3 मेन पोस्टुलेट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, ठीक है। एंड हाउ विल यू प्रूव द फॉलोइंग रिलेशंस फॉर द फोटोन्स एनर्जी। और ये हमारे पास रिलेशनशिप्स ऑफ फोटोन्स ऑफ एनर्जी भी हमने जो है वो प्रूव करने हैं कि एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेव लेंथ के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर के, ठीक है। तो ये भी प्रूव करना है, तो इसके लिए भी आपको एक हेल्पिंग वीडियो भेज रही हूँ, ठीक है, जिसको आपने वॉच करना है। और PDF तो आएगा ही आएगा, इस पेपर का जब आएगा तो उसमें आपको प्रॉपरली जो है वो ये प्रूव हुए हुए मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी प्लैंक्स क्वांटम जो के पोस्टुलेट्स हैं वो 2014 के सेकंड पेपर में आपने कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, व्हाट आर बफर्स, हाउ बफर्स एक्ट एंड गिव टू एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ द बफर्स इन बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की ही लिखनी है, ठीक है। वैसे जर्नल भी हैं तो जो बायोकेमिस्ट्री की हैं एप्लीकेशंस वो ही लिखनी है, जो कि ऑलरेडी पास पेपर में भी आ चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, गिव अ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। पूरा का पूरा जो है फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन है ये बॉइलिंग पॉइंट वाला। हाउ मोलर मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसमें पूरा प्रॉपर आपने पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, फिर उसके बाद उसका ग्राफ, उसकी एक्सप्लेनेशन और वो जो M2 की डेरिवेशन है वो सारी की सारी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, हाउ विल यू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड द मोल ऑफ अ गैस विद द हेल्प ऑफ अ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो ये अब आपने देखना है कि हमने सबसे पहले डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच गैस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर्स क्या होते हैं? इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन कंपोनेंट ऑफ द गैसियस मिक्सचर। अगर यानी 3 गैसेज हैं या 2 गैसेज हैं तो उनमें से एक अलग गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उन सब के मुकाबले में, तो वो उसका पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ A, B एंड C जो हैं वो पार्शियल प्रेशर्स हैं गैस A, B और C के, ठीक है। तो हमारे पास टोटल प्रेशर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? तमाम के पार्शियल प्रेशर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। अब हम बेसिकली जो रिलेशनशिप फाइंड आउट करने जा रहे हैं बिटवीन पार्शियल प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, ठीक है, इसके दरमियान में। तो वो किस तरह से है कि अगर हम कहते हैं कि इफ़ NA, NB और NC नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके? गैस A, B और C के, देन जो PA, PB और PC जो हो जाएगा वो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा किसका? गैसेस A, B, C का। देन अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT है, तो हम तमाम यानी गैस A के लिए जनरल गैस इक्वेशन कैसे लिखेंगे? यानी प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स के साथ AA लिख देंगे, ठीक है। तो ये गैस A के लिए हो जाएगी, फिर B के लिए और फिर C के लिए, ठीक है। फिर अब हमने क्या करना है कि अब इन तीनों का जो है वो पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए V को दूसरी तरफ डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम ये जब टोटल प्रेशर के लिए करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स को जब RT ओवर V कर देंगे, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 बन गई है, ठीक है। तो अब हमने हर इक्वेशन को जो है ना 4 से डिवाइड करना है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1/4, जो A वाली थी उसको टोटल वाली से डिवाइड किया, ठीक है, ये देखें टोटल वाली इक्वेशन से डिवाइड किया। तो अब क्या होगा? RT और V तो आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास सिंपल
PA/PT इज इक्वल टू NA/NT बच जाएगा। ठीक हो गया। इसमें भी हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास अगर हम यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ये जो PT है दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल प्रेशर तो कांस्टेंट रहता है ना, टोटल प्रेशर कांस्टेंट रहता है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहते हैं। तो अगर हम कांस्टेंट्स और इक्वालिटी का साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाता है और साथ इसका मतलब होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के, यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए होंगे उतना ही पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमने ये सारा का सारा समझो कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो बी और सी के लिए नहीं करना, हम डायरेक्ट उनके लिए ये वाली इक्वेशंस लिख देंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के और सी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी के इक्वल है। तो जनरली हम क्या कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ दैट गैस। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया। तो ये रिलेशनशिप क्या बता रहा है, दिस रिलेशनशिप शोज द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ दैट गैस एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। ठीक है, यानी इस फार्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये पूरा का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, गिव द रीजंस फॉर द फॉलोइंग। तो हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 3 इसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, 1-1 नंबर के हैं, शायद नहीं 2-2 नंबर के हैं, मतलब 6 नंबर का ये वाला पार्ट है। ठीक है, जो भी हमने नंबर ऑफ मोल्स वाला रिलेशनशिप वाला किया था वो 7 नंबर का था और ये बी पार्ट इसका 6 नंबर का है। ठीक है, 2-2 मार्क्स का ये एक क्वेश्चन है। पहला इन्होंने बताया है कि आप रीज़न बताएं कि रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ जिंक और सिल्वर, यानी जिंक के ऊपर +2 आइंस हैं और सिल्वर के ऊपर +1 आइन है, तो ये इनको रिक्वायर होता है डिफरेंट फेराडोज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी अगर आपने 1 मोल जिंक और 1 मोल सिल्वर आइंस को इनकी रिडक्शन करनी है और इनसे जिंक मेटल और सिल्वर मेटल प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए आपको डिफरेंट फेराडेज चाहिए। ठीक है, सेम फेराडेज से ये जो है वो प्रोड्यूस 1 मोल प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए रीज़न देखें क्या लिखी हुई है। सबसे पहले तो हमें फेराडेज का जो सेकेंड लॉ है वो लिखना है। अकॉर्डिंग टू फेराडेज सेकेंड लॉ हमारे पास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय पासिंग 1 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। यानी कहते हैं कि अगर आपने ना यानी कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, अगर आप 1 फेराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे सब में से, ठीक है, तो आपके पास इक्विवेलेंट वेट के बराबर जो है मास जो है वो डिपॉजिट हुआ करेगा। तो इक्विवेलेंट वेट तो सबका मोलर मास के इक्वल नहीं होता, क्योंकि मोलर मास अगर समझो कि मैं कहती हूँ कि जैसे कि अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मोलर मास जो है वो 32 है, लेकिन ऑक्सीजन का जो इक्विवेलेंट वेट है तो वो क्या हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन के ऊपर एक चार्ज क्या होता है -2 होता है ना, तो इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो 16 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट वेट हर एक का डिफरेंट होता है। जिसके ऊपर गेन एंड लॉस ऑफ चार्ज जो है वो +1 हुआ करेगा, ठीक है, तो उनका इक्विवेलेंट वेट और मोलर वेट सेम होता है। लेकिन अगर जिनके ऊपर +2 चार्ज है, +3 चार्ज है, जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम वाले में क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे आएगा, उसका जो मोलर वेट होगा ना, जैसे अगर 27 है, 27 को 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो वो उसका इक्विवेलेंट वेट के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया, यानी अब बताया जा रहा है, यानी फेराडेज लॉ ये कंफर्म कर रहा है कि अगर आप 1 फेराडेज डालेंगे ना सब के ऊपर, तो वो सब के इक्विवेलेंट वेट के बराबर जो है वो यानी उसका मोल यानी मास जो है वो डिपॉजिट करेगा। 1 मोल के बराबर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, 1 मोल के बराबर कभी भी नहीं होगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपने सब के 1 मोल डिपॉजिट करने हैं तो इसका मतलब है कि आपको डिफरेंट फेराडेज जो है वो उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करानी पड़ेगी। ठीक है, सो रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस रिक्वायर डिफरेंट फेराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इन्होंने हमें जिंक +2 दिया हुआ था और सिल्वर प्लस दिया हुआ था, तो उसको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो देखें equations for the reduction of equation for the reduction of 1 mole of zinc +2 can be written as। ठीक है, ये देखें, ये इक्वेशन लिखी है हमने कि एक जिंक +2 का जो मोल है वो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, गेन करेगा, तो 1 मोल ऑफ जिंक बनेगा। तो इसको आप किस तरह से बताएंगे, इट शोज दैट ये इक्वेशन क्या बता रही है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं, 2 फेराडेज के इक्वल होते हैं, और 2 फेराडेज से आपके पास कितना, यानी 2 फेराडेज से आपके पास कितना डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल ऑफ जिंक डिपॉजिट हो रहा है जिसका वेट जो है वो 65 ग्राम है।
ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर 1 फेरोडे आप पास करेंगे तो फिर कितना वेट जो है वो डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर, तो वो होता है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2, यानी मोल्स को आप डिवाइड कर देंगे 2 से तो 32.5 ग्राम हो जाएगा। यानी 1 फेरोडे से 1 मोल डिपॉजिट नहीं हुआ। ठीक है, 1 मोल डिपॉजिट नहीं हुआ। और जबकि सिल्वर का है कि सिल्वर की इक्वेशन अगर आप रिडक्शन की लिखेंगे, ठीक है, तो वो ये शो करेगी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके इक्वल हैं, 1 फेरोडे की इक्वल हैं, और 1 फेरोडे से 1 मोल डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, और वो उसके इक्विवेलेंट वेट के ही बराबर है। ठीक है, और वो 107.8 ग्राम है। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपको पता चला कि अगर आप 1 फेरोडे अगर सब सब्सटेंसेस के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो सब जो है वो अपने इक्विवेलेंट वेट के बराबर तो प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन सब अपने 1 मोल के बराबर नहीं प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब इसका हाफ मोल हो गया ये। ठीक है, हाफ मोल हो गया। ठीक है, 1 फेरोडे की वजह से ये हाफ मोल प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जो चार्ज था वो यानी +2 था। ठीक हो गया। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, ये भी 2 मार्क्स का है। सेलाइन वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय रिपीटेड फ्रीजिंग। ठीक है, तो अब ये फ्रीजिंग का क्या था कि इससे हम प्योरीफाई कर सकते हैं, यानी सॉल्टी वाटर, यानी उसमें से सॉल्ट्स को कंसनट्रेट करके निकाल सकते हैं। तो उसका क्या तरीकाकार है? सेलाइन वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय रिपीटेड फ्रीजिंग बिकॉज फ्रीजिंग रिमूव सॉल्ट्स एंड अदर इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द वाटर। क्योंकि जैसे जैसे आइस में कन्वर्ट होता है तो जो क्रिस्टल्स बनने लगती हैं, तो सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ को वो जो है वो साइड पे कर देते हैं। वो वाटर जो है ना इम्प्योरिटीज़ को एक साइड पे कर देता है और ख़ुद प्योर क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आइस बन जाएगी, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर वाटर की फॉर्म में उसमें सारी इम्प्योरिटीज़ सारी मिक्स हुई थी, तो जब वाटर क्रिस्टलाइज फॉर्म में आने लग जाएगा तो वो प्रॉपरली जब क्रिस्टल्स बनाने लग जाएगा तो यहाँ से जो है वो प्योर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ से क्रिस्टल्स बनेंगे वहाँ से प्योर हो जाएगा, तो वो सारी इम्प्योरिटीज़ को जमा करके ना एक साइड पे कर देगा, तो ये प्योर वाटर के क्रिस्टल्स बनेंगे। तो ठीक है, उस तरीके से हम उसको जो है वो इम्प्योरिटीज़ या सॉल्ट्स को जो है वो साइड पे कर सकते हैं रिपीटेड फ्रीजिंग और मेल्टिंग से। ठीक है, व्हेन वाटर फ्रीजेज द सॉल्ट्स एंड अदर इम्प्योरिटीज़ आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फॉर्मिंग द आइस क्रिस्टल्स रिजल्टिंग इन द फ्रेश वाटर। ठीक है, बाय रिपीटिंग दिस प्रोसेस द सॉल्ट कंसनट्रेशन इन द वाटर कैन बी रिड्यूस मेकिंग इट सेफर फॉर ड्रिंकिंग। ठीक हो गया। फिर है लास्ट में थर्ड है, ये भी 2 मार्क्स का है। सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो सॉल्ट ब्रिज किस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है गैल्वेनिक सेल में? क्योंकि 2 बीकर्स में या 2 आपके पास जो सेल हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, उनको जब आप सॉल्ट ब्रिज से जो है जोड़ते हैं तो इट अलाउज द आप कह सकते हैं कि मतलब कुछ आइंस की मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है, और टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ द 2 सॉल्यूशंस, यानी दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करने से भी बचाता है। ठीक है, और इट अलाउज मिक्सिंग ऑफ सम यानी आप कह लें सिलेक्टेड आइंस। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेल में जो है वो मेंटेन करता है और किसी भी कंपार्टमेंट में किसी एक आइंस यानी कैटाइन या एनाइन की कंसंट्रेशन को बढ़ने से रोकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव आइंस ज़्यादा हो रहे हैं तो ये क्या करेगा कि नेगेटिव आइंस को यहाँ से सॉल्ट ब्रिज में से बाहर लेकर आएगा, तो ये प्लस माइनस इक्वालिटी करके तो ये सोल्यूशन को न्यूट्रल कर देंगे। और अगर इधर नेगेटिव आइंस ज़्यादा हो रहे हैं कंपार्टमेंट में तो यहाँ सॉल्ट ब्रिज से जो है वो पॉजिटिव आइंस जो है वो बाहर आएंगे और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेनटेन करेंगे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आप इसमें पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 2017 का जो सप्ली का फर्स्ट पेपर था वो कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है और इसको आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी करना है, मेमोराइज़ भी करना है। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।